हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के प्लेटफॉर्म एयर क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि आपका ये बायोलॉजी का ये एमसीक्यू का सेकंड पार्ट है, यानी चैप्टर 1 का हमने 100 क्वेश्चन करा दिया था। प्रीवियस वीडियो में अगर आप चेक करेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 1 जो आपका था वो हो चुका है। ठीक है, जैव प्रक्रम था, लाइफ प्रोसेस था। आज हम चैप्टर नंबर 2 आपका जो है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर को लेकर आए हैं और इसके 100 क्वेश्चंस आज आपको एमसीक्यू में कराएंगे ताकि आपका एग्जाम में बेटर क्या कहता है क्वेश्चंस बन पाए आपसे और आपको बेटर समझ अंडरस्टैंडिंग हो पाए। आपको इतना अच्छे से समझाया जाएगा, ऑप्शंस को भी लिया जाएगा, क्योंकि उस बार पिछले बार जो हमने वीडियो बनाया था चैप्टर 1 का, उसमें हमने डीपली समझाया था थोड़ा, ताकि आपका चैप्टर भी कवर हो। मैं इस चीज को भी क्या कहता है अपने दिमाग में रखता हूं कि ताकि आपका चैप्टर्स क्या हो, कंप्लीट होता जाए। जो बच्चा नए हैं वो एमसीक्यू देख करके ही बहुत सारे चैप्टर्स का बहुत सारे पार्ट्स को यहीं से समझ जाए, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है उसके वजह से। कोई बात नहीं, हम इस चैप्टर को भी आपको ऑप्शंस के साथ थोड़ा डील करते जाएंगे और थोड़ा फास्ट भी चलेंगे, है कि नहीं। तो आप बने रहें हमारे साथ, शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स को। अगर जो आपके क्लास 10th में है या आपके भाई बहन को क्लास 10th में, आप उसको आराम से इस एमसीक्यू का वीडियो को लिंक को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर दें अपने चैनल को, क्योंकि अपना चैनल भी अब 500 सब्सक्राइबर 500 पार कर चुका है ना। आप सभी का प्यार है, कांग्रेचुलेसन आपको भी है कि, और आप इसी मेहनत करें, ऐसे ही क्या कहता है हमारे चैनल को प्यार दें ताकि हमारा सब्सक्राइबर और बढ़े, और हम ऐसी आपके साथ मेहनत करें ताकि आप एग्जाम के टाइम में ये सब जो क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है, ये PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस कुछ एनसीईआरटी से छाटे हुए वैसे क्वेश्चंस रहते हैं जो आपके आगे वाले एग्जाम में आने की संभावना पूरी की पूरी रहती है। ठीक है, तो हम ये दावा किसी चीज में नहीं करना चाहिए, तो हम ये दावा नहीं करते, बट हम इतना जरूर कहते हैं कि आप हमारा जो ये सीरीज चल रहा है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का, पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर चल रहा है, केमिस्ट्री का भी वैसे ही चलेगा, फिजिक्स का भी वैसे ही चलेगा, आगे हम लोग धीरे धीरे 8 सेक्शन में भी चलेंगे। तो आप अगर हमसे जुड़े रहे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर लें, तो आपका शायद कोई क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, है कि नहीं। आपका सारा क्वेश्चंस बनेगा जरूर एग्जाम में, और एग्जाम में आपको कोई भी चीज नया नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शंस के साथ डीपली समझाया, अंडरस्टैंडिंग भी करवाया जाता है। चले बढ़ते हैं आगे हम इस सीरीज में, और इस पहला क्वेश्चन के साथ चैप्टर नंबर है आपका 2 और है आपका कंट्रोल एंड, इसी को बोलते हैं कंट्रोल, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। इसी चैप्टर को इंग्लिश वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर का नाम है नियंत्रण, किसी चीज पे कंट्रोल कैसे किया जाए, और कंट्रोल अगर किया जाए तो कौन कर पाता है नियंत्रण, इसको उसी चीज के बारे में इसमें एमसीक्यू में आपको आगे दिखेगा, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट 100 क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ेंगे हम। इससे बेहतर कुछ नहीं, आप बस आगे बने रहें। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, छुई मुई। जैसे एक प्लांट है जिसको हम छूने से ही वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, छुई मुई, है ना, जिसे हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, टच मी नॉट, कि हमें टच मत करो, अगर हमें टच करोगे तो हम क्या कर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो छुई मुई पौधे में गति होती है, ये जो छुई मुई पौधे में गति होती है वो किस वजह से होती है, कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से गति होती है। तो देखो पहला ऑप्शन है आपका जल की मात्रा में परिवर्तन से। क्या जल की मात्रा में परिवर्तन होगा तो क्या छुई मुई में गति होगा। दूसरा स्टार्च, है ना, मैक की मात्रा में परिवर्तन से, उष्मा की परिवर्तन से, हीट के परिवर्तन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो छुई मुई का पौधा है इसमें जल में जब परिवर्तन होगा, जब वाटर में परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, छुई मुई पौधे में गति होगी। क्या होगी, गति हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा ए, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी आपको पता है कि बॉडी में आपका ब्लड है, रुधिर है, और इस ब्लड में कैल्शियम पाया जाता है ना। जैसे बहुत सारी चीजें, हेमोग्लोबिन है जिसकी वजह से आपका ब्लड लाल दिखता है ना, ये सब आप पढ़ते होंगे। तो कौन सा ऐसा है जो कैल्शियम, जब बॉडी में ब्लड है, ब्लड में कैल्शियम है, इस कैल्शियम को कौन नियंत्रित करता है। क्या थायराइड ग्लैंड, क्या पैराथायराइड ग्लैंड, या पिट्यूटरी ग्लैंड, या एड्रिनल ग्लैंड, है ना। आप ये सारे ग्लैंड है कि आपको पता ही है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि सारे ग्लैंड्स को लगभग सारे ग्लैंड्स को यही क्या करता है, नियंत्रण करता है कि भाई तुम्हें कौन सा टाइम में कौन सा ग्लैंड से कौन सा चीज स्रावित करना है, इसका काम है ना। एड्रिनल ग्लैंड ये भी आपके अधिवृक्क ग्रंथि यानी अधिवृक्क जो है, ये जो किडनी है वृक्क के ऊपर में रहता है एड्रिनल ग्लैंड, है ना। पैराथायराइड ग्रंथि जो आपका क्या कहता है यहाँ पर ट्रेकिया के आसपास में दोनों साइड रहता है कि नहीं।
तो ये थायराइड ग्रंथि, ये पाराथायराइड, इसी पाराथायराइड ग्रंथि से क्या होता है, ब्लड में जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम का नियंत्रण होता है। क्या होता है, नियंत्रण करता है। ये नियंत्रण करता है कौन, तो पाराथायराइड ग्लैंड। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे हम तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन के कम स्रावित होने से होता है। अब जाहिर सी बात है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन रुक जाएगा या ग्रोथ हार्मोन कम स्रावित होगा ग्लैंड से, तो कौन सा चीज होगा, तो जिसका ग्रोथ हार्मोन ही रुक जाएगा तो क्या होगा, बौनापन होगा, है कि नहीं। घेंगा तो होगा नहीं क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि का बात है। मधुमेह तो होगा नहीं, यहाँ पे इंसुलिन का बात करेंगे हम, है ना। विरहितता होगा नहीं तो क्या होगा, बौनापन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। आप देखा भी चैप्टर को और शेयर भी करते रहे ताकि आप क्लास 10 में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सके, ताकि इसको आगे एग्जाम में आने वाले एग्जाम में फायदा हो सके। थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से क्या होता है, अब थायराइड ग्रंथि से ग्लैंड से जो निकलेगा उससे वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्या मधुमेह होगा, नहीं। यहाँ पे इंसुलिन का इधर उधर होना होगा। बौनापन होगा, नहीं, इसमें ग्रोथ हार्मोन के बारे में अभी हम पढ़े। विरहितता होगा, क्या बढ़ोतरी होगा, नहीं। यहाँ होगा घेंगा रोग, है ना। घेंगा रोग जो आप जानते हैं कि ग्वाइटर जो गला होता है, गला के आसपास में साइड में ये फूल जाता है, ग्वाइटर हो जाता है, और ये होता है आपका किसके वजह से, थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, आंसर। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां देखेंगे, अग्न्याशय। अब जो अग्न्याशय है ये क्या करती है, अग्न्याशय क्या स्रावित करती है, इसका आंसर दीजिए। आपका अग्न्याशय क्या स्रावित करती है, ये जो पैनक्रियाज है, अग्न्याशय क्या, पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज जो है ये क्या स्रावित करती है, क्या इंसुलिन स्रावित करती है, क्या एड्रेनिन स्रावित करती है, क्या एस्ट्रोजन स्रावित करती है, क्या इनमें से कोई नहीं। क्या स्रावित करती है, एस्ट्रोजन तो करेगा नहीं, ये सब तो आपका जनन का पार्ट है, लेकिन एडेलिन या एड्रेनिन ये भी नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, इंसुलिन। ये जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज इंसुलिन स्रावित करता है ना। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ती। अब कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इनमें से प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। अब प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में समझो, जो रिएक्ट करता हो। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब जो रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट समझते ही हो, माना कि हमने तुम्हें एक थप्पड़ मारा, तुमने क्या कहता है दोबारा, या तुम्हारा दोस्त ने तुम्हें एक थप्पड़ मारा, तुमने उसे भी मार दिया, तो यह प्रतिक्रिया है। या फिर तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे बॉडी में मच्छर बैठा है, तुम्हारा हाथ उसे प्रतिक्रिया किया, उसे मार दिया। तो जब रिएक्ट होता है कोई चीज तो उसके बदले में क्या होता है, रिएक्ट होगा ही। तो लार आना, लार कब आता है, जब आपके सामने में आपका कोई फेवरेट चीज आए तो आपके मुंह से लार टपकने लगता है कि नहीं, क्योंकि आपको वो खाना है, तो प्रतिक्रिया कर रहा है। रक्तदान, जैसे आप ब्लड रक्तदान करोगे तो ब्लड दोबारा क्या होगा, बनेगा, रिएक्ट करेगा। हृदय की गति, हृदय क्या होगा, ब्लड जाएगा तो ब्लड पंप होगा तो हृदय की गति चलता रहेगा। इनमें से सभी, तो इस क्या होगा, सबके सब प्रतिक्रिया है, सबके सब क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है, इसलिए इनमें से सभी होगा। आंसर हो जाएगा डी। क्रिया मतलब रिएक्ट, प्रतिवर्ती मतलब रिएक्ट करना, है ना, एक्शन का रिएक्शन होता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ठीक है, अब देखो ये जो है आपका मस्तिष्क का कौन सा भाग। अब सबसे पहले ब्रेन को देखना तुम, ये जो ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन 3 पार्ट्स में बटा है ऐसे। ठीक है, एक होता है आपका फोर ब्रेन, ठीक है, दूसरा है भाई मिड ब्रेन, और तीसरा है हिंड ब्रेन। सबसे पहले जो दिमाग है इसके बारे में आप समझो, ब्रेन के बारे में। ब्रेन जो है ये 3 पार्ट्स में बटा है। ठीक है, सबसे पहले वाले को हम फोर ब्रेन बोलेंगे, बीच वाले को मिड ब्रेन बोलेंगे, और सबसे पीछे वाले को हिंड ब्रेन बोलेंगे, जिसे पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। ये फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क हुआ, अग्र मस्तिष्क समझ जाना। मिड वाला हो गया बीच, है ना, या मध्य, है ना, मध्य मस्तिष्क, और ये हो गया पश्च मस्तिष्क, पश्च यानी पीछे।
अब समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति है ना, शरीर की कैसी स्थिति है, किसी चीज कोई चीज हो गया तो संतुलन का काम करना है ना, आप चक्कर खा रहे हो, आपके ब्लड प्रेशर में कुछ दिक्कत आ रहा है तो ये सब का संतुलन भी करना, ये किसका काम है आप समझो। तीन तरह के ब्रेन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में आता है आपका सेरेब्रम, क्या आता है सेरेब्रम, नाम सुने ही होंगे है कि नहीं। ये सेरेब्रम और भी आता है, तो सेरेब्रम फोर ब्रेन का काम है। यही मिड ब्रेन में आपका, मिड ब्रेन में नहीं, यहाँ पे हिंड ब्रेन देख लो, तो हिंड ब्रेन में आपका आ जाएगा सेरेबलम, सेरेबलम। और सेरेबलम ये जो है ये हिंड ब्रेन में, पश्च मस्तिष्क में, इधर क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये क्या करता है, किसी भी चीज की स्थिति को और कंट्रोल संतुलन को बनाए रखता है। तो सेरेबलम को ही हम हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क है ना, और इस सेरेब्रम को बोलते हैं परम मस्तिष्क। समझ गए, परम मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। तो कंट्रोल का काम क्या होगा, जैसे आपको हमने समझाया कि ब्रेन के तीन पार्ट और फोर ब्रेन, पहला वाला अगला वाला ब्रेन में सेरेब्रम रहता है और ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम। समझ गए, आगे जब पढ़ोगे इसको चैप्टर को मैं तो समझा जाएगा, ठीक है। बाकी पश्च मस्तिष्क में होता है आपका पॉन्स होता है, सेरेबेलम होता है, समझे, तो ये सब चीज रहता है। और इसी से क्या होता है, संतुलन होता है, स्थिति का संतुलन, किसी चीज का संतुलन, बॉडी का संतुलन कैसे होगा, सेरेबेलम से होगा, जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखो, अग्र मस्तिष्क होगा क्या, अग्र मस्तिष्क कंट्रोल कंडीशन नहीं कर पा रहा है। मध्य मस्तिष्क होगा क्या, नहीं। हमने हिंड ब्रेन में आपको अनुमस्तिष्क दिखाया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। आई होप कि आपको ये ब्रेन का जो हमने बताया कैसे अनुमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क काम करता है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग है। अब देखो क्वेश्चन पहले समझो क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि तंत्रिका तंत्र से, यानी जो नर्वस सिस्टम है आपका, है ना, ये नर्वस जो सिस्टम है, क्योंकि सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब चैप्टर है, इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन और न्यूरॉन का काम, यानी आपका ब्रेन में जो, ब्रेन से लेकर यहाँ बोन मेरो हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गई, ये सब में तंत्रिका तंत्र है। और ये नर्वस सिस्टम पूरा जो फैला हुआ है, इसी से आपका सारा मैसेज ब्रेन में जाता है। तो कहता है कि जो अनुसार अनुक्रिया जो होती करने वाला अंग क्या है। अब जैसे अभिवाही अंग है, ग्रही अंग है, लक्ष्य अंग है, इनमें से कोई नहीं। अब अभिवाही अंग समझो क्या है। अभिवाही का मतलब होता है कि कोई चीज को किसी ऑर्गेन तक या किसी जगह तक पहुंचाना। अब अगर आपको मच्छर काटा तो इस मच्छर को मारने के लिए आपका हाथ आपके इस मच्छर वाले पार्ट से, यहां जहां पर बैठा है वहां तक आता है। इसका मतलब है कि ये हैंड को इस पार्ट तक लाने के लिए एक अंग बना, ये अभिवाही अंग कहलाया। समझ गए, इसलिए कह रहा है कि अनुक्रिया, यानी अगर आपको कुछ हो रहा है तो उसका क्रिया करने के लिए, उसका क्रिया करने के लिए कौन सा अंग, तो अभिवाही अंग है। यहाँ ग्राही अंग होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, अभिवाही अंग, ए। क्या होगा, ए, अभिवाही अंग। ठीक है, नेक्स्ट है सूचनाओं और चेतना का भंडारण इस अंग में होता है। कौन से अंग में होता है भाई, सूचनाओं और चेतना। आप क्या सोचते हो, क्या चिंतन करते हो, उसका कोई सूचना, आपको मच्छर काटा या आपको कोई मारा या आपको कील घुस गया या फिर आपका बॉडी में कोई भी रिएक्शन हुआ, तो उसकी सूचना वो किसको जाता है, क्या आंख में जाता है, क्या अभिवाही अंग में जाता है, क्या मस्तिष्क में जाता है, क्या इनमें से कोई नहीं। तो भाई सिंपल सा बात है, किस में जाएगा, मस्तिष्क में जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि सारी सूचनाएं आपके ब्रेन में जाती है नर्वस सिस्टम द्वारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। अब कोमल जो मस्तिष्क है ये किस में सुरक्षित है, ये जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, तुम जो देखते हो ब्रेन बहुत ही कोमल। ये आपको जो दिख रहा है ये हार्ड, ये स्कल, ये खोपड़ी है, लेकिन इसके अंदर ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन क्या है, बहुत ही मुलायम, बहुत सॉफ्ट होता है, कोमल बहुत है ना। उसको अगर तुम हाथ से अगर ब्रेन को तुमको निकाल के दे दिया जाए तो तुम उसको ऐसे करोगे तो चटनी बन जाएगा, इतना सॉफ्ट है वो। लेकिन ये तो आपका क्या है, स्कल, एक खोपड़ी है, इसके अंदर में रहता है। फिर मेनिंजाइटिस होगा,
मेनिनजेस क्या करता है, झिल्लीदार परत बनाता है ताकि ब्रेन क्या हो, स्थिर रह सके, घूम घाम नहीं कर सके, है कि नहीं। तो ये मेनिनजेस का काम है, आगे पढ़ोगे। तो कोमल मस्तिष्क सुरक्षित कहाँ रहता है, देखो सेरेब्रम में, सेरेब्रम तो ब्रेन का पार्ट है कि नहीं, सेरेबेलम में, वो भी तो ब्रेन का पार्ट है। लेकिन मस्तिष्क गुहा, सबसे पहली बात है हृदय को रखा जाता है हृदय गुहा में, है कि नहीं। तो उसी तरह मस्तिष्क को रखा जाएगा मस्तिष्क की गुहा में। गुहा का मतलब होता है ऐसा जो जगह है जहां पर किसी चीज को रखा जाता है। तो ब्रेन को जहां रखा जाएगा, मस्तिष्क को जहां रखा जाएगा, तो क्या बोला जाएगा, मस्तिष्क गुहा। तो क्या हो जाएगा आंसर, ए, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सोचना एवं स्मरण, याद करने इत्यादि क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसमें जो है सोचने वाली और नियंत्रण करने वाली ये सब कौन करता है, तो देखो सेरेब्रम करता है क्या, क्या सेरे मध्य मस्तिष्क करता है क्या, इनमें से कोई नहीं, या सेरेबेलम कौन करता है, अभी हम बताएं सूचना और मस्तिष्क ये कौन करता है। अब देखोगे क्वेश्चन, बताओ आंसर बताओ। ठीक है, बताओ आंसर, इनका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि सेरेब्रम, ये सेरेब्रम क्या करता है, सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है ना। परम मस्तिष्क का पढ़ोगे, सेरेबेलम पढ़ोगे, मेडुला ऑब्लंगाटा पढ़ोगे, है ना, पोन्स पढ़ोगे, तो इसमें सबसे बड़ा पार्ट अगर कोई है तो वह है सेरेब्रम, है ना। और ये सूचना और स्मरण, याद करने और सूचना को इकट्ठा करने का काम कौन करता है, सेरेब्रम। सेरेबेलम का काम आपको हम बताएं कि ये क्या करता है, ये जो है पीछे, ये सेरेबेलम किसमें रहता है, पश्च मस्तिष्क में रहता है, और ये कंट्रोल करता है, बॉडी की स्थिति को कंट्रोल करता है। अगर आप किसी चीज को, जैसे अल्कोहल को ले लिया, उस चीज को भी कंट्रोल करने का काम करता है ना, बॉडी के स्थिरता को कंट्रोल करने का काम करता है कि नहीं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ऑटोग्रंथि या थायरॉक्सिन, ऑटोग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यकता है, कौन चीज की आवश्यकता है, बताओ। ऑटोग्रंथि किसको बोलते हैं, इसी अपटू ग्रंथि को पता है क्या बोलते हैं। ये अपटू ग्रंथि आपके पास नया नाम अगर आया होगा सुनने में तो समझ जाओ ये थायराइड है। क्या है, थायराइड ग्रंथि। ये कौन सा ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। क्यों, ऑटो ग्रंथि का ही दूसरा नाम थायराइड ग्रंथि है। तो थायराइड ग्लैंड में क्या थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक, क्या सोडियम का जरूरत पड़ेगा, क्या फास्फोरस का जरूरत पड़ेगा, क्या क्लोरीन का जरूरत पड़ेगा, क्या इनमें से सभी, तो क्लोरीन का जरूरत पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी हार्मोन स्रावित करने के लिए, हार्मोन बनाने के लिए ऑप्टू ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड को हार्मोन जो निकालेगा थायरॉक्सिन हार्मोन, इसको बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, क्लोरीन की। क्लोरीन उसे मिलेगा तभी वो थायरॉक्सिन हार्मोन को क्या कर पाएगा, स्राव कर पाएगा, है ना। समझ जाओ इसको, अपटी ग्रंथि समझ ही गए, अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है, कौन करता है भाई, क्या सेरेब्रम करता है। ऐच्छिक गतिविधियों मतलब अगर आपकी इच्छा, जैसे कोई चीज काट रहा है तो इच्छा, आप अपना इच्छा के अनुसार क्या करिए, मार दिए, इच्छा ऐच्छिक गतिविधि को कंट्रोल करता है ना, ऐच्छिक गतिविधि का नियंत्रण करता है। ये सेरेबेलम है, सेरेब्रम है, मध्य मस्तिष्क है या मस्तिष्क स्टेम है ना। इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, 13। सेरेबेलम होगा कि सेरेब्रम होगा कि आपका पश्च मस्तिष्क होगा, इसको देखिए क्या होगा, क्योंकि अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि कंट्रोल करने का काम किसका है, सेरेबेलम का है। तो ऐच्छिक गति होगा, कोई चीज हमें ऐच्छिक करना है या फिर हमें कुछ काट रहा है उसको मारना है, तो वो किसका काम होगा, सेरेबेलम का काम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि मनुष्य के शरीर में सोचने वाली उत्तक है। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो मनुष्य के शरीर में सोचने वाली है, बताओ इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें देख के ही ऑप्शन ही देख के समझ में आता होगा, सोचने वाली, थिंक करने वाली उत्तक, यानी आप कोई चीज सोच पाते हो, किस वजह से, किस तरह सोच पाते हो। तो देखो, क्या पेशीय उत्तक, क्या मांसपेशी के उत्तक से आप सोच लोगे, क्या एपिथेलमस उत्तक से सोच लोगे, क्या संयोजी उत्तक से सोच लोगे आप,
क्या तंत्रिका उत्तक, तो तंत्रिका उत्तक। जो नर्वस है, जो नर्व्स है, उसी से ना सोचा जाता है, उसी से ना कुछ चीज सेंस किया जाता है। जैसे आपके बॉडी में कुछ चुभा, तो ये जो है आपका नस है, वेन है, ये जो है नर्व्स है, यही आपके ब्रेन तक सूचना देती है। तो काम किसका है? तंत्रिका उत्तक का है। तो यही क्या करता है आपको मनुष्य के शरीर में सोचने की वाली उत्तक को बढ़ावा देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, अभी हम बताए थे, 2-3 बार बताए हैं आपको कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का कौन सा है? अभी हम बताए थे सेरेब्रम है, सेरेबेलम है, मेडुला ऑब्लोंगाटा है, पॉन्स है, डाइसेफ्लोन है कि नहीं? इन सभी में अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो सेरेब्रम आपसे पूछे थे, सेरेब्रम है ना, जो कहाँ होता है? अभी हम बताए थे ब्रेन के बारे में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो सेरेब्रम आपका फोर ब्रेन में होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है। तो देखो, परम मस्तिष्क इसी बोलते हैं सेरेब्रम को, क्या बोलते हैं? और हमने बताया था कि सेरेबेलम को अनुमस्तिष्क कहते हैं, है कि नहीं? तो मध्य मस्तिष्क तो होगा नहीं, सेरेबेलम तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। सबसे बड़ा पार्ट जो ब्रेन का है वो है अग्र मस्तिष्क में होता है, सेरेबेलम होता है। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, थायराइड ग्रंथि उपस्थित होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होगा? क्या वृक्क? वृक्क के पास। वृक्क मतलब क्या? वृक्क का मतलब होता है किडनी। वृक्क मतलब किडनी। ट्रेकिया के दोनों ओर, ट्रेकिया के दोनों ओर, अमाशय के पास, अमाशय मतलब स्टोमैक, है ना, स्टोमैक। स्टोमैक तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड कहाँ होता है? ट्रेकिया के दोनों ओर, ट्रेकिया के दोनों ओर। आंसर हो जाएगा बी, है ना। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17। ठीक है, कहता है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा मेनिंजाइज नहीं है? मेनिंजाइज नहीं है, ये मेनिंजीज यहाँ पे ऐसे यहाँ पे दिया है मेनिंजीज। आप समझो मेनिंजीज क्या है? जो ब्रेन है आपका, इस ब्रेन को और आपका रीढ़ की हड्डी में जो वायर गया है, जो नर्व्स गया है, और ये ब्रेन में जो ये ब्रेन है, इसमें झिल्ली होता है 3 तरह का। ठीक है, ये 3 तरह का झिल्ली होता है। तो इन तीनों तरह के झिल्ली को मेनिंजीज बोलते हैं। ये झिल्ली क्या करता है? आपका ब्रेन इधर उधर ना हो उसको भी पकड़ के रखता है। दूसरी बात कि ब्रेन ये पतला परत होता है एक तरह का, यानी अगर आप किसी चीज को, मतलब ये समझो कि आप जाते हो होटल में, तो कभी पैक कराते हो तो आजकल देखते हो सिल्वर का परत चढ़ाया जाता है। तो एक तरह का समझो वो क्या क्या करने के लिए, ताकि वो जो आपको पैक करके दिया वो ठंडा ना हो, वो मतलब सही सुरक्षित रहे। तो उसी तरह ब्रेन है, ब्रेन को भी एक तरह का उसी तरह का पतला परत झिल्ली से वो क्या किया है, वो क्या कहते सेफ है, उसमें उसको लिपटा गया है, उसको उसके ऊपर झिल्ली चढ़ाया गया है ताकि ब्रेन में कोई चोट ना लगे, ब्रेन खराब ना हो, है कि नहीं? कभी कोई गिरा तो चोट से बचाना, ब्रेन ऐसे करोगे तो घूम ना जाए, उससे बचना, ताकि वो उसको पैक करके रखा है। तो वो 3 तरह का झिल्ली से पैक होता है, वो भी और रीढ़ की हड्डी के पास भी। वो 3 तरह का, देखो ये पिया मीटर, ड्यूरामीटर और एक्नावायर मीटर, ये तीनों मीटर जो है ये तीनों मेनिंजाइज ही है, तीनों झिल्ली है। ये तीनों झिल्ली से क्या होता है? ढका होता है। ये झिल्ली का ही नाम है आपका। ये तीन तरह का झिल्ली बताया आपको, ये तीनों यहाँ पे है, पिया मीटर, ड्यूरामीटर और एक्नावायर मीटर। ये तीनों झिल्ली से क्या होता है? ब्रेन क्या कहता है आपका सेफ है, ढका हुआ है। तो 3 तरह का झिल्ली। अब मेनिंजेस क्या है? वो झिल्ली ही है जो 3 नाम से जाना जाता है। तो क्या सेरेब्रोस्पाइनल नर्व ये है? ये नहीं है। अभी हम बताएं कि 3 तरह का झिल्ली से घिरा होता है, ये तीनों झिल्ली ये रहा, तो ये तो रहा नहीं, इसका मतलब इन यहाँ नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा आपको, है नहीं पूछ रहा है। अगर है होता तो इनमें से तीनों होता, लेकिन नहीं पूछ रहा है तो ये नहीं होगा। ये तीनों के तीनों मेनिंजाइज के झिल्ली के नाम है, समझ गए? इसको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18। मेरुरज्जु निकलता है। अब मेरुरज्जु कहां से निकलता है? तो मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं बोन मेरो, क्या बोलते हैं उसको? बोन मेरो, है ना? तो हाँ, बोन मेरो, ठीक है। तो ये जो बोन मेरो, ये जो मेरुरज्जु है, ये निकलता कैसे, है ना? तो ये आपका रीढ़ की हड्डी में जो वायर गया है आपका, यहां से पीछे के भाग में मेडुला ऑब्लोंगाटा है, और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा से निकलता है और मेडुला से जोड़ता है। तो मेडुला से निकलकर ये आपके रीढ़ की हड्डी से ये पूरा पाइप का गुच्छा निकलता है, उसे ही बोलते हैं मेरुरज्जु। और ये मेरुरज्जु निकलता कहां से है? तो देखो परम मस्तिष्क से। परम मस्तिष्क मतलब हो गया सेरेबेरम, सेरेबेरम।
ये अनुमस्तिष्क हो गया, सेरेबेलम है ना, सेरेबेलम को बोलते हैं अनुमस्तिष्क। पॉन्स हो गया है ना। उसके बाद मेडुला, ये मेडुला भी पश्च मस्तिष्क का विभाग है, मेडुला, जिसे मेडुला, एक मेडुला ऑब्लंगाटा भी होता है, ऑब्लंगाटा, इसका भी बहुत काम है, अभी पढ़ोगे मेडुला ऑब्लंगाटा। और यही मेडुला ऑब्लंगाटा से आपका मेरुरज्जु निकलता है, मेडुला होता होगा, तो ये मेडुला से है ना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। 19, मनुष्य में मादा जनन अंग है ना, मनुष्य में मादा जनन अंग से निकलने वाला हार्मोन स्राव होता है, मनुष्य में मादा जनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात कर रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। उससे जो मादा जनन अंग से यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, ऑर्गेन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो निम्न में से कौन सा, ये पूछ रहा है, कौन सा होता है? क्या प्रोजेस्टेरोन होता है, क्या एस्ट्रोजन होता है, क्या रिलैक्सिन होता है, क्या इनमें से सभी? अब देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन से जो ये आपको दिया गया ऑप्शन, ये सब के सब स्रावित होते हैं। देखो, प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, एस्ट्रोजन का क्या काम है, रिलैक्सेशन का क्या काम है, फिर एचसीजी भी होता है एक, है ना, एक एचसीजी भी होता है, एक प्रोलैक्टिन भी होता है, एक क्या होता है, प्रोलैक्टिन भी होता है, यहाँ पे नहीं है प्रोलैक्टिन, है ना, प्रोलैक्टिन भी होता है। देखो, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ये एस्ट्रोजन का काम बहुत सारा है ना, स्तन को बढ़ाना, ठीक है। माँ जब माँ बनती है या गर्भवती होती है तो उसमें जैसे ही भ्रूण आता है तो वो गर्भ जो है वो गिरे ना, उसको भी बचाता है एस्ट्रोजन, है कि नहीं। एस्ट्रोजन से बहुत सारी क्या कहता है निकलती है, जैसे वो बोले स्तन भी क्या कहता है बढ़ाता है, तो इस तरह का हार्मोन निकलता है। प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन हार्मोन है, रिलैक्सिन हार्मोन क्या करती है, तो ये जब डिलीवरी का समय आता है ना तो उस समय मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है, ये अच्छा खासा स्रावित करता है हार्मोन, ताकि उसमें प्रसव के दौरान बच्चा का डिलीवरी के समय आसानी से वो निकल सके, बच्चा क्या हो सके, आसानी से डिलीवरी हो सके, जिससे रिलैक्सिन हार्मोन निकालता है कि नहीं। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी है, ये बच्चे को जन्म जैसे ही बच्चा क्या कहता है बड़ा होता है पेट में गर्भ में, तो ये क्या कहता है बढ़ने लगता है, और जब बच्चा क्या कहता है पैदा हो जाता है, दुनिया में आ जाता है, तो फिर उसको क्या होता है, बच्चे के माँ के स्तन से जो दूध होता है वो भी इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन से निकलता है। तो ये अलग अलग हार्मोन्स के अलग अलग काम है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि मादा जनन अंग से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन भी निकलते हैं, एस्ट्रोजन भी निकलते हैं, रिलैक्सिन भी निकलते हैं, तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से हो जाएगा सभी, है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 है, न्यूरॉन में केंद्रक न्यूक्लियस कहाँ उपस्थित होता है। जो न्यूरॉन होता है आपका पढ़ोगे, जब आपका क्या कहता है ये नर्वस सिस्टम पढ़ोगे, तो नर्वस सिस्टम में कुछ इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे ऐसे तार टाइप का देखोगे, इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे न्यूरॉन टाइप का होता है। कहता है कि न्यूरॉन में न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, कहाँ पे न्यूक्लियस होता है, तो कोशिका काय में, साइटोन में, यानी कोशिका काय को हम ही साइटोन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एक्सोन में, एक्सोन तंत्रिकाक्ष में होता है। दुर्मिक में, जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं, ये क्या है, न्यूरॉन के पार्ट्स हैं, और ये न्यूरॉन के पार्ट्स में क्या करता है, कोशिका काय साइटोन में होता है। तो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के इसमें न्यूक्लियस कहाँ होगा, तो साइटोन में होगा। कहाँ पे होगा, साइटोन में। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर का तापमान या तापक्रम जो है कहाँ नियंत्रित होता है, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, क्या सेरिबेलम में होता है, क्या स्पाइनल कॉर्ड में होता है, क्या हाइपोथैलेमस में होता है। शरीर में जो तापमान होता है ये कहाँ से नियंत्रित होता है। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड ये एक मास्टर ऑफ ग्लैंड है, ब्रेन का जो है छोटा सा ग्लैंड है, लेकिन ये मास्टर ग्लैंड है। सेरेबेलम का बारे में आपको बता दिया कि ये सूचना और किसी भी बॉडी में जो क्या कहता है स्थिरता को बढ़ाता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। हाइपोथैलेमस के बारे में क्वेश्चन आगे भी है, अभी बताएंगे आपको। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। जैसे अभी आपको बताया कि मेनिंजेस होता है, ब्रेन के जो झिल्ली होती है 3 तरह के होता है, ड्यूरामीटर, पैरामीटर। ये तो आपका सबसे ऊपर वाला क्या होगा, ड्यूरामीटर। आंसर क्या हो जाएगा, ये ड्यूरामीटर होगा, यहाँ पे रा होगा, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 23, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है किससे? क्या ग्लूकागन के कारण, इंसुलिन के कारण, गैस्ट्रोजन के कारण, या आपको सेमेटेस्टोस्टेरोन के कारण? तो देखो रक्त में जैसे ही ग्लूकोज का बात आएगा तो ग्लूकोज में आप सीधा आंख बंद करके मार देना इंसुलिन के कारण, है ना, क्योंकि इंसुलिन के कारण ही आपका क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, यानी अलग अलग तरीके के जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, वो किस प्रकार से होता है? ऑप्शन में देखेंगे, तंत्रिका द्वारा होता है, रसायनों द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो सिर्फ नर्वस सिस्टम जो है इसी के द्वारा जैविक कार्य बोला है, तो सिर्फ इसी के द्वारा नहीं होगा, रासायनिक द्वारा, तो दोनों के द्वारा। क्या होगा? दोनों के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपादन तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है, दर को नियंत्रित करता है? क्या सेरेब्रम करता है, क्या मेडुला करता है, क्या सेरेबेलम करता है, या डाइसेफ्लोन करता है? कौन करता है? क्या मेडुला करता है, सेरेब्रम करता है? तो देखो सेरेब्रम तो सूचना को इकट्ठा करता है कि नहीं, और जो आपका हृदय संपादन हो गया, श्वसन की गति हो गया, ये सब को कौन करेगा? तो सेरेबेलम करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छब्बीस नंबर, प्रकाशानुवर्तन गति के अंतर्गत पौधे का कौन सा भाग आता है? अब प्रकाशानुवर्तन का मतलब होता है जो प्रकाश की ओर बढ़ता है ना, लाइट जिधर जिधर पड़ेगा उधर उधर उसका क्या हो, पार्ट्स आगे बढ़ेगा, उसी को बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की ओर बढ़ना, ठीक है। तो क्या परोड़, अब ये परोड़ पहले समझो, ये परोड़ क्या है? परोड़ बोलते हैं सूट। अब सूट समझोगे, सूट होता है, रूट होता है, रूट मतलब जड़, और सूट को बोलते हैं तना, बोलो समझो, तना वाला पार्ट को सूट बोलते हैं, है कि नहीं। तो क्या प्रकाशानुवर्तन में कौन से पार्ट बढ़ते हैं? क्या तना बढ़ता है, क्या पत्ती बढ़ता है, क्या जड़ बढ़ता है? तो जड़ तो गुरुत्व वाला ये हो जाता है, लेकिन इसमें भी इसी में दो तरह का प्रकाशानुवर्तन होता है ना। ये जो फोटोट्रोपिज्म है, ये फोटोट्रोपिज्म दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और एक होता है निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। जो तना से ऊपर वाला पार्ट से, पत्ती के ऊपर वाला पार्ट से, तना के ऊपर वाला पार्ट जो प्रकाश की ओर बढ़ता है उसे पॉजिटिव बोलते हैं, जो नीचे वाला पार्ट सबसे नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन यह प्रकाशानुवर्तन कुछ नहीं डाला है, तो गति के अंतर्गत तो यहां हो जाएगा ए और बी हो जाएगा, यानी परोह का मतलब सूट, तना, और ये हो गया पत्ती, दोनों क्या होता है, बढ़ता है आगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 27, पौधे की जड़ें डैश गुरुत्वानुवर्ती होती है जबकि तने गुरुत्वानुवर्ती होती है। देखो कहता है कि पौधे के तने, क्या तना गुरुत्वानुवर्ती होता है कि जड़? तो जड़ देखो, गुरुत्वानुवर्ती मतलब जो जमीन देखते हो, कोई चीज फेंकते हो तो नीचे की ओर खींचता है, तो जड़ कहाँ होता है? जमीन के नीचे, और जमीन जड़ को क्या करती है? नीचे की ओर खींचती है और नीचे की ओर उसको बढ़ाती है, तो वो धनात्मक होगा। लेकिन तना कभी देखो, तना नीचे नहीं जाता, तना ऊपर की ओर जाता है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। ये कैसा होगा? ऋणात्मक पूर्ण ये हो जाएगा, और ये धनात्मक, जड़ धनात्मक हो जाएगा। तो कहां पर धनात्मक ऋणात्मक है? तो देखो धनात्मक ऋणात्मक यहाँ होगा सी। तो पहले जड़ है तो जड़ धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जड़ धनात्मक होगा, क्योंकि जड़, सही बात है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व अनुवर्ती की ओर बढ़ता है तो धनात्मक, और तना नहीं बढ़ता है तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है पराग नलिका की बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? ये पराग नलिका है ना, पराग नलिका से जो नलिका जो होता है उससे बीजांड की ओर, जो बीजांड है जहां पर, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, प्लांट में भी होता है, दोनों एक ही साथ पाया जाता है। तो जब जाता है उसकी ओर तो वो उसको क्या कहते हैं? क्या जलानुवर्तन करते हैं, क्या गुरुत्वानुवर्तन करते हैं? नीचे जाता है तो नहीं। प्रकाशानुवर्तन करते हैं, क्या फोटो, ऐसा तो नहीं प्रकाश की ओर जा रहा है। रासायनिक अनुवर्तन, तो इसको क्या कहेंगे? रासायनिक अनुवर्तन, जिसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 29, सबसे जटिल मस्तिष्क होता है। सबसे जटिल मस्तिष्क किसका होता है ना? तो पशुओं का होता है, जलीय जीवों का होता है, मनुष्य का होता है, पक्षियों का होता है? तो नहीं, सबसे जटिल का मतलब होता है पूरा एकदम उलझा टाइप का, एकदम थोड़ा सा हार्ड टाइप का, है ना, जटिल टाइप का। ये होता है किसका? पशुओं का। आंसर क्या हो जाएगा? ए। पशुओं का जो मस्तिष्क होता है वो जटिल होता है ना।
एड्रिनल ग्रंथि अधिवृक्क कहाँ उपस्थित होता है? एड्रिनल ग्रंथि जो होता है वो अधिवृक्क, वृक्क का मतलब भी बताया आपको किडनी, और ये किडनी के कहाँ उपस्थित होता है? वृक्क के नीचे, क्या किडनी के नीचे होता है? वृक्क के सामने यानी किडनी के सामने होता है? वृक्क के ऊपरी सिरे पर होता है? इनमें से कोई नहीं, तो वृक्क के ऊपरी सिरे पे होता है ना? जो किडनी है, किडनी के ऊपरी सिरे में एड्रिनल ग्रंथि होता है ना, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 31, यह अंडाणु एवं शुक्राणु बनने की क्रिया का नियंत्रण करता है। कौन करता है भाई? क्या आपका पिट्यूटरी ग्रंथि करता है? क्या थायराइड ग्रंथि करता है? क्या पाराथायराइड ग्रंथि करता है? क्या एड्रिनल ग्रंथि करता है? तो जो अंडाणु है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर थायराइड, तो थायराइड को करेगा, पाराथायराइड को तो आपको देखे इससे पहले, एड्रिनल ग्रंथि को भी आप, एड्रिनल ग्रंथि भी नहीं करेगा। तो अंडाणु और शुक्राणु को की क्रिया को नियंत्रण करने के लिए, है ना, तो नियंत्रण करने पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर है, तो ये आप आंसर देंगे, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, यानी ग्लैंडू का मास्टर है ये, है ना, इस वजह से यही इसको क्या करेगा? देगा। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, मेरुरज्जु, है ना, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? क्या मधुमेह हो सकता है? मेरुरज्जु मतलब अगर मेरुरज्जु में चोट पहुंच गया या उसमें कोई तरह का दिक्कत आ गया तो उससे क्या होगा? क्या मधुमेह होगा? क्या घेगा होगा? क्या बौनापन होगा? क्या लकवा होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? लकवा। क्योंकि अगर आपका मेरुरज्जु में, आपका क्या कहता है, बोन मेरो में कोई भी नस दब गया, कुछ भी हो गया, तो आप क्या होता है, आपका लकवा मार देगा, यानी जिस साइड का, जिस तरह का नस, जिस साइड का नस दबेगा उस साइड में लकवा मार देगा, क्योंकि ब्लड का फ्लो वहां पे नहीं हो पाएगा। और जब ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा तो आपके बॉडी में एक, जिस तरफ वैसा हुआ है, चोट लगा है, उस तरफ का बॉडी का पार्ट्स काम करना बंद कर देगा, है ना, उसी को हम लकवा बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन, पौधे में बाह्य उद्दीपन, उद्दीपन बोलते हैं स्टिमुलस, बाहरी स्टिमुलस, है ना, अनुसार गति करने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या प्रतिवर्तन कहलाती है? क्या ऐच्छिक क्रिया कहलाती है? क्या वृद्धि कहलाती है? क्या इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या होगा? 33 नंबर क्वेश्चन को देखो और बताओ क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा? क्या ऐच्छिक क्रिया होगा? ऐच्छिक क्रिया होता है ऐसा? क्या वृद्धि होगा? इनमें से कोई नहीं, तो प्रतिवर्तन होगा। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा प्रतिवर्तन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन में, पौधे में प्रकाश की ओर गति कहलाता है। अभी हम बताया कि प्रकाश की ओर गति होगा तो प्रकाशानुवर्तन होगा। क्या गुरुत्वानुवर्तन, वृद्धि, प्रकाशानुवर्तन? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 35, रुधिर चाप, रुधिर चाप जो है इनमें से कौन नियंत्रित करता है? रुधिर चाप को इनमें से कौन नियंत्रित करता है? यानी रुधिर चाप मतलब ब्लड प्रेशर, रुधिर का मतलब भी होता है ब्लड, खून, अब चाप मतलब प्रेशर देना। ये थाइमस करता है, थायराइड करता है, एड्रेनलिन करता है, विल्सन करता है। देखो अभी हम बताए थे हाइपोथैलेमस के बारे में। ये हाइपोथैलेमस ब्रेन में एक ऐसा पार्ट्स है यहाँ पर जो क्या करता है, वो आपको रुधिर चाप हो गया, बहुत सारे क्या कहता है चीज को क्या कहता है, कंट्रोल कंडीशन कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर थायराइड तो होगा नहीं, एड्रेनलिन तो होगा नहीं, विल्सन तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? थाइमस हो जाएगा, है ना, ए। क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 36, पिट्यूटरी ग्लैंड नियंत्रित होती है, किससे होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है ये मटर के दाने के आकार का होता है, एकदम मटर के दाने का आकार का होता है, और ये मास्टर ग्लैंड है। इस ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, और यहाँ बहुत सारे हार्मोन को, बहुत सारे हार्मोन तो छोड़ो, ये बहुत सारे हार्मोन को नियंत्रित करता है। मेन ये समझो कि बहुत सारा ग्रंथि जो है, जो हार्मोन निकालती है ग्लैंड, जो उसको नियंत्रित करता है किस समय कौन सा ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकालना है, इसको जो नियंत्रण करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, इसलिए वो मास्टर है ना। एड्रेनलिन ग्रंथि द्वारा, क्या थायराइड ग्रंथि द्वारा, क्या हाइपोथैलेमस द्वारा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है, बताओ किससे होती है, इसके बारे में बताओ। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 36 होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस से। ये किससे होगा? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ही होता है जो, जिससे क्या कहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? नियंत्रित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी कब कौन सा ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकालना है ये पिट्यूटरी ग्लैंड बताती है, और ये हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होती है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है? देखो ऑक्सिन क्या है? एक ऑक्सिन भी एक हार्मोन है, बट ये ऑक्सिन हार्मोन मनुष्य में नहीं, प्लांट में होता है, ठीक है। क्या एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है।
तो एक हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है, और ये हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन प्लांट में होता है, पादप हार्मोन है, याद रखना। ठीक है बहुत कुछ इसके बारे में बताने का, लेकिन इसमें आपको डिस्कस ज्यादा नहीं कर सकते हैं। पादप हार्मोन का उदाहरण है, अभी हम बताए तुरंत, और अभी क्वेश्चन आ गया। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या? पेप्सिन है, ये तो क्या कहता है, पादप हार्मोन है नहीं। एड्रेनलिन है, ये नहीं है, ये तो क्या कहता है, जानवरों में, मनुष्य में होता है। ऑक्सिन है, टेस्टोस्टेरोन है, तो क्या होगा? ऑक्सिन है। ये ऑक्सिन क्या है? पादप हार्मोन है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 39, विल्सन द्वारा स्रावित हार्मोन कहते हैं। देखो अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले आपको कि मादा अंग से, मादा जनन अंग से क्या होता है, जो स्रावित होता है मादा जनन अंग से, वो होता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन वहां नहीं था तो हमने खुद लिख के बताया था। टेस्टोस्टेरोन, ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये क्या है? ये विल्सन से होता है ना, ये विल्सन से स्रावित, विल्सन द्वारा स्रावित हार्मोन है, तो ये क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलता है ना, और ये सब फीमेल से निकलता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। तो यहाँ पर विल्सन क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट्स है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ए, बाकी सब मादा है। ठीक है। ग्वाइटर अथवा घेंगा होता है। घेंगा रोग कैसे होता है भाई? किससे घेंगा रोग होता है आपका? चीनी की कमी से होगा क्या? चीनी की कमी होगा तो आपको घेंगा रोग होगा। क्या आयोडीन की कमी से होगा? क्या रक्त की कमी से होगा? क्या मोटापा से होगा? तो आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से आपको कौन सा रोग होगा? घेंगा रोग होगा, जिसको बोलेंगे बी, है कि नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? क्या साइटोन कहलाती है? क्या न्यूरॉन कहलाती है? क्या एक्सोन कहलाती है? क्या डेंड्राइट कहलाती है। तो तंत्रिका कोशिका किसको कहते हैं? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूरॉन को। और न्यूरॉन के ये सब जो पार्ट्स है आपको न्यूरॉन के हैं। न्यूरॉन के पार्ट है साइटोनोन, एक्सोन और डायटोनोन, जो आपको हम ऐसे करके बताए थे। न्यूरॉन की स्थिति ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे सीन होता है, तो इसी में जो पार्ट्स होता है ये सब पार्ट्स है। लेकिन यह तंत्रिका कोशिका बोल रहा है ना। नर्वस क्या कहता है? सेल बोल रहा है आपको, तो ये होगा आपका न्यूरॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। पौधे में पाई जाने वाली गति कैसा है? प्रकाशानुवर्तन है, गुरुत्वानुवर्तन है, या फिर जलानुवर्तन है? कौन सा होगा? 42 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सा होगा बताओ? इनमें से सभी होगा, क्या होगा बताओ? क्या होगा? प्रकाशानुवर्तन आपको हम बता ही दिए। दूसरा गुरुत्वानुवर्तन भी आपको हम बताए थे, क्योंकि जल गुरुत्वानुवर्ती होता है ना। और जलानुवर्तन, क्योंकि जल के अनुवर्तन की वजह से भी छुई मुई का गति हो रहा था। तो पौधे में जो पाई जाने वाली गति, तो इसका मतलब प्रकाशानुवर्तन भी होगा कि प्रकाश की ओर बढ़ेगा। गुरुत्वानुवर्तन यानी गुरुत्व यानी जमीन की नीचे की ओर बढ़ेगा। और जलानुवर्तन यानी जल के कुछ अनुवर्तन परिवर्तन के कारण छुई मुई में गति हो रहा था। तो तीनों प्लांट में है, पौधों में, इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, है ना। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर क्या है? 43। देखो अभी एक क्वेश्चन है, जड़ का अधोगामी वृद्धि, यानी जड़ जो बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? अभी हम बोले गुरुत्वानुवर्ती होता है। कैसा होता है? क्या प्रकाश का अनुवर्ती? नहीं, गुरुत्वानुवर्तन। जलानुवर्तन, तो ये होगा गुरुत्वानुवर्तन, आंसर हो जाएगा बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 44, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। पादप हार्मोन इनमें से कौन सा कहलाते हैं बताओ? क्वेश्चन नंबर 44 देखो कि पादप हार्मोन कौन सा कहलाते हैं। ठीक है, एंजाइम, फेरोमोन, फाइटोहार्मोन, इनमें से सभी पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? तो इनमें से सभी होगा, ये सब के सब कहलाते हैं पादप हार्मोन। ठीक है। 45, किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल एवं फूल उगाए जाते हैं? है ना, कोई फल और फूल को बड़े आकार का करना है, जल्दी उसको कुछ करना है, तो कौन से किस हार्मोन की मदद से? क्या जिब्रेलिन, क्या ऑक्सिन, क्या साइटोकाइनिन? इनमें से कोई नहीं, तो जिब्रेलिन। ये जो जिब्रेलिन है, इसी के वजह से, इसी हार्मोन की वजह से किसी फल को, किसी फूल को बड़ा आकार कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, ऑक्सिन पौधों में कहां संश्लेषित होता है?
कहाँ पे वो संश्लेषित करता है, सिंथेसिस कहाँ पे होता है ना? ऑक्सीन। ऑक्सीन बताइए प्लांट का क्या एक हार्मोन है। परोड़ के अग्रभाग में, जड़ों के अग्रभाग में, पत्तियों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑक्सीन है ये जड़ों में, सॉरी ये तना में होता है। परोड़ का मतलब ये होता है, हम बताए थे सूट, है ना, सूट। तो सूट के अग्रभाग में सिंथेसिस होगा तो ये हो जाएगा ए, है ना, ये ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, ये पौधों के तनु की लंबाई में वृद्धि करता है। कौन पौधे के तनु में लंबाई में वृद्धि करता है बताओ? क्या ऑक्सीन है, क्या जिब्रेलिन है, क्या ये दोनों है, क्या साइटोकाइनिन है? क्वेश्चन नंबर 47 देखो, ऑक्सीन जो है अभी हम बताया कि तना में क्या सिंथेसिस होता है और ये वृद्धि हार्मोन है, ये भी वृद्धि करता है। जिब्रेलिन जो है ये भी फल और फूल को बढ़ाता है, तो ये भी वृद्धि हार्मोन है। तो दोनों के दोनों क्या है, वृद्धि हार्मोन है। तो ए और बी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 48 हो जाएगा, है ना। यह हार्मोन पर्णहरित यानी क्लोरोफिल को लंबे समय तक नष्ट नहीं होने देता है। यानी जो क्लोरोफिल है प्लांट के लिप्स में, पत्तियों में जो क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल को बहुत लंबे समय तक नष्ट होने नहीं देता है, जल्दी वो नष्ट नहीं होता है। किसकी वजह से? क्या ऑक्सीन की वजह से, क्या जिब्रेलिन की वजह से, क्या साइटोकाइनिन की वजह से? तो किसकी वजह से? साइटोकाइनिन की वजह से। साइटोकाइनिन है यानी आंसर ए, जिसकी वजह से क्लोरोफिल क्या नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। ठीक है, 49, ये हार्मोन, ठीक है 49, इस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है। किसके प्रभाव से बताओ? ऑक्सीन के प्रभाव से। क्या ऑक्सीन पड़ेगा तो पत्तियां मुरझा जाएगी, जिब्रेलिन होगा हार्मोन तो पत्तियां मुरझा जाएगी, साइटोकाइनिन होगा तो पत्तियां मुरझा जाएगी। क्या एब्सिसिक एसिड से? तो एब्सिसिक एसिड से, एसिड यानी जो एसिड है तो वो क्या कर देगा, अगर वो पड़ गया पत्ते में तो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में अभी हम लोग अर्धशतक लगाए, शतक की ओर नहीं बढ़े हैं, है ना, शतक की ओर नहीं बढ़े हैं, शतक की ओर और आपको टाइम लगेगा। अभी अर्धशतक में हम लोग, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन बढ़ा देता है, यानी हार्ट बीट को आपका तेज कर देगा? कौन सा ऐसा हार्मोन है? क्या एड्रेनलिन है, क्या इंसुलिन है, क्या थायरोक्सिन है? इनमें से क्या, या इनमें से कोई नहीं है? तो आपको पता है कि इंसुलिन तो ये होगा नहीं, थायरोक्सिन तो ये होगा नहीं, तो एड्रेनलिन क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो आपके हार्ट बीट को तेज कर सकता है। हार्ट बीट को क्या कर सकता है? धड़कन को बढ़ा देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 51, किस हार्मोन के कारण पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी रहती है? अभी हम बताएं कि क्लोरोफिल को नष्ट होने कौन नहीं देगा? साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जब पत्तियों में क्लोरोफिल को नष्ट होने नहीं देगा तो हरी और ताजी तो रखेगा ना। तो इसका मतलब ऑक्सीन होगा नहीं, जिब्रेलिन होगा नहीं, साइटोकाइनिन होगा। क्या हो जाएगा फिर? इसका सी हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 52, देखो, यदि पौधे के स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो क्या होगा? स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए, लंबाई में वृद्धि की जाएगी, लंबाई में वृद्धि समान रहेगी, लंबाई में वृद्धि तेज हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा? इसमें से क्या होगा बताओ? क्या हो जाएगा बताओ? स्तंभ के शीर्ष को काट दिया जाए, यानी जो पौधे के स्तंभ है उसका शीर्ष को काट दिया जाए, शीर्ष मतलब ऊपर को, यानी हेड को काट दिया जाए, तो लंबाई में वृद्धि क्या हो जाएगी? सॉरी, लंबाई में वृद्धि क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। लंबाई में वृद्धि क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। आंसर होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 53। क्वेश्चन पढ़ो क्या है? पौधों में कोशिका दीर्घन इस हार्मोन की मदद से होती है। पौधों में कोशिका दीर्घन किस हार्मोन की वजह से होता है बताओ? ठीक है, देख लो। क्या ऑक्सीजन की वजह से है ना? क्या जिब्रेलिन की वजह से? क्या एथिलीन की वजह से? तो देखो ऑक्सीजन और जिब्रेलिन, अभी जो हम बताया आपको, दीर्घन बढ़ना, हाँ, दीर्घन मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो ये डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। उच्च स्तर के जीवों में, है ना, उच्च स्तर के जीवों में विकसित तंत्रिका तंत्र होता है, जिसमें होता है तंत्रिका तंत्र। उच्च स्तर के जीवों में जो होता है उसमें क्या होता है? मस्तिष्क होता है, स्पाइनल कोड होता है, तंत्रिकाएं होती है। इनमें से सभी, भाई मस्तिष्क भी होगा उच्च कोशिका है तो, उच्च कोशिका वाले जीव है तो, स्तर वाले जीव है तो स्पाइनल कोड भी होगा भाई। और फिर क्या होगा? तंत्रिकाएं होंगी। इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? नहीं करता है। क्या नहीं करता है? यानी कौन सा ऐसा ग्लैंड है? आपको पता है कि ग्रंथियों में भी जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी होती है। कुछ कुछ अंतःस्रावी भी होती है और बाह्यस्रावी दोनों होती है। तो कौन सा ऐसा है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? नहीं वाले को चुनना है। अग्न्याशय है, क्या पीयूष ग्रंथि है, क्या अंडाशय है, क्या विरसन है? ये करता है दोनों तरह, ये दोनों तरह, ये दोनों तरह। ये अग्न्याशय, ये जो है ये नहीं करता है। ये जो ग्रंथि है ये आपका दोनों तरह से काम नहीं करता है ना? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। 55। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर क्या है? 56 है। निम्न में से कौन सा ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है? एंजाइम ग्रंथि हार्मोन भी और एंजाइम भी दोनों स्रावित करती है। हार्मोन किसी चीज को बढ़ने घटने ये सब चीज से करता है, और एंजाइम क्या करता है? पचाने का काम करता है ना? तो दोनों का हार्मोन कहां से निकलता है? एड्रेनलिन से, थायराइड से, अग्न्याशय से, अमाशय से। तो ये अग्न्याशय से, पैनक्रियाज से। अग्न्याशय क्या है? पैनक्रियाज है। और ये पैनक्रियाज से आपका हार्मोन भी निकलता है, हार्मोन्स भी निकलता है, और क्या निकलता है? और आपका एंजाइम भी निकलता है ना? एंजाइम भी निकलता है ना? दोनों निकलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अग्न्याशय। ठीक है, नेक्स्ट है 57। 57 को देखो, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्रही नहीं है? नहीं है। कौन है? कान, आंख, नाक, दिमाग। संवेदी ग्रही मतलब सेंस करने वाला। सेंस कौन करता है? कान कोई चीज को सुनता है, आंख किसी चीज को देखता है, मतलब सेंसुअल ऑर्गन है ये। नाक से सूंघ के, दिमाग नहीं। दिमाग को तो सूचना पहुंचती है तब इन सभी के द्वारा, नर्व्स के द्वारा, है ना? तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 58 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में से ये सहायक होते हैं। कौन सहायक होते हैं? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, या ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन दोनों। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों होगा। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों। ठीक है, 59 क्वेश्चन है। हार्मोन स्रावित होते हैं किससे? अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से। इनमें से कोई नहीं। तो जो हार्मोन स्रावित होता है ना, वो हार्मोन क्या होता है? अंतःस्रावी से। किससे? अंतःस्रावी से। आंसर क्या होगा? ए होगा। हार्मोन कभी भी अंतःस्रावी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 में पहुंच गए हम लोग। देखो, निम्न में से किसमें रासायनिक अनुवर्तन देखा गया है? किसमें रासायनिक अनुवर्तन देखा गया है? तो अभी हम इससे पहले भी बताए थे क्या, कि बीजांड की ओर, परागनलिका से बीजांड की ओर जो जाता है उसे रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। तो अंकुरित बीज में, परागनलिका में, खिलते हुए कली में, इनमें से कोई नहीं। अभी तो हम थोड़ा देर पहले इस क्वेश्चन को किए थे कि परागनलिका से बीजांड में जाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अनुवर्तन बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 61। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? क्या थायरोक्सिन हार्मोन, क्या इंसुलिन हार्मोन, या एड्रेनलिन हार्मोन? कौन सा हार्मोन बताओ? भागते या दौड़ते समय इनमें से कोई नहीं, कौन सा हार्मोन बताओ? भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन होता है? थायरोक्सिन होता है, इंसुलिन होता है, एड्रेनलिन? इसमें से कोई तो समझ में ही नहीं आ रहा आपको। इनमें से क्या हो जाएगा? डी। भागते समय दौड़ते समय कोई हार्मोन इसमें से नहीं निकलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। बच्चों की शारीरिक वृद्धि में से इस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। भाई शारीरिक जो ये होगा वो वृद्धि हार्मोन से होगा, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। यह ग्रंथि ठीक है, कहता है कि यह ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। अभी हम बताए थे कि एक ऐसा ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड जो क्या करती है, जो क्या कहता है आपके सारे ग्लैंड को क्या करता है? मास्टर ग्लैंड है और सबको कंट्रोल करता है। तो अन्य ग्रंथियों को कौन नियंत्रण करेगा? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रेनलिन? इनमें से कोई नहीं, तो बार बार बोल रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 क्वेश्चन क्या कहता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के नलिका विहीन क्यों कहलाती है? अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ग्रंथियां जो है नलिका विहीन होता है, उसमें कोई क्या होता है? नली नहीं होता है जो उससे हार्मोन निकले। नली का कोई ये सिस्टम नहीं है। विहीन क्यों होती है? विहीन का मतलब नहीं होना। क्यों कहलाती है? क्योंकि इनका स्राव सीधे रक्त में स्रावित हो जाती है, इनका स्राव नलिकाओं द्वारा होकर नहीं गुजरती है, इनका स्राव रक्त परिसंचरण से सीधे अंगों तक पहुंचता है, या इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये सभी कारण है जिसके वजह से जो अंतःस्रावी ग्रंथि उसमें नलिका नहीं होती है, नलिका विहीन होती है, इसे इस नलिका विहीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? यानी हार्मोन शब्द जैसे आपका कोई नाम दिया होगा, उसी तरह ये हार्मोन शब्द का नाम किसने दिया? तो क्या बेलिस एवं स्टार्लिंग ने, क्या अरस्तु ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, पोर्टर ने? तो आपको याद रखना है बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। ये जो व्यक्ति थे दोनों, ये दोनों हार्मोन नाम को शब्द दिया कि हार्मोन कोई चीज होता है कि नहीं। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन नंबर 67। हाँ, कहता है कि न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? जो न्यूरॉन के मध्य बीच में जो खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को क्या कहते हैं? क्या डेंड्रोन कहते हैं, क्या सिनेप्स कहते हैं, क्या एक्सोन कहते हैं, क्या डेंड्राइट्स कहते हैं? देखो न्यूरॉन हमने बनाया था और उसके पार्ट्स को दर्शाया था, लेकिन जो बीच में खाली जगह था उसको क्या कहते हैं? उसको सिनेप्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 68 मेरुरज्जु की रक्षा करती है। मेरुरज्जु की रक्षा करती है केसरूक दंड, क्रेनियम, कार्पस कोलोसम, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो ये जो कशेरुक दंड है, ये आंसर ए, कशेरुक दंड जो है यही मेरुरज्जु को क्या करती है? रक्षा करती है ना। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? यानी इनमें से या सब में से सबसे पहला हार्मोन कौन सा है जिसका सबसे पहले अध्ययन किया गया किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी के द्वारा? तो वो कौन सा है? थायरोक्सिन है, क्या प्रोलैक्टिन है, क्या आपका क्या कहता है सेक्रेटिन है ना, सेक्रेटिन है, या क्या ऑक्सीटोसिन है? तो कौन सा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ? कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसका सबसे पहले अध्ययन किया गया होगा? क्या थायरोक्सिन है, क्या प्रोलैक्टिन है, क्या सेक्रेटिन है, क्या ऑक्सीटोसिन है? तो क्या होगा? सेक्रेटिन। ये ऐसा हार्मोन है जिसका सबसे पहला अध्ययन किया गया था कि हार्मोन नाम का कोई चीज होता है और ये ऐसा होता है, ये होता है ना। नेक्स्ट 70। ठीक है, डैश बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है।
थायरोक्सिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, सेक्रेटिन हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन? कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसे बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं? इसे ही हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन, इसे ही, है ना। ये जो है आपका, ये भाई साहब ऑक्सीटोसिन डी, इसी को हम बोलते हैं क्या? बर्थ हार्मोन। इसी को हम क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना, किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना क्या है? आवश्यक, अति आवश्यक है। कौन सा हार्मोन के लिए? क्या प्रोलैक्टिन के लिए, क्या थायरोक्सिन के लिए, सेक्रेटिन के लिए, ऑक्सीटोसिन? थायरोक्सिन के लिए। थायरोक्सिन के लिए ही आयोडीन का होना आवश्यक है। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। 72। ठीक है, 72 कहता है नर जनन हार्मोन को डैश कहते हैं, जबकि मादा जनन हार्मोन को डैश कहते हैं, है ना। इसमें से देखो, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, है ना। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों मादा है। प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सेसिन ये भी क्या कहता है? आपका मादा है। ठीक है, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन वही है, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। तो ये यहाँ पर है ये मेल और यहाँ पर है ये फीमेल, तो इसका मतलब ये हो गया बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नर का क्या है? एंड्रोजन, और फीमेल का क्या है? एस्ट्रोजन, तो बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 कहता है कि किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है? यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है, जैसे अभी हम बताए थे प्रोलैक्टिन, एचसीजी, है ना। तो ये कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मूत्र में होगा और उसे टेस्ट करता? देखते हो कि जब कोई गर्भवती होती है तो वो टेस्ट करती है और उस पर मूत्र का यानी 2-3 बूंद डालती है, तो उस टेस्ट में आ जाता है कि क्या वो गर्भवती है कि नहीं है। तो उस मूत्र में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो उस टेस्ट में बता देता है कि जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है? तो कौन सा हार्मोन? क्या एचसीजी है, क्या एचसीटी है, क्या एचपीएल है, क्या एचसीएन है? तो क्या होगा आंसर? ए, एचसीजी। क्या हो जाएगा आंसर? ए 73 का एचसीजी। क्या हो जाएगा? एचसीजी, है ना, एचसीजी हार्मोन। 74। ठीक है, 74 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? अभी बताया इंसुलिन तो होगा नहीं, थायरोक्सिन तो है नहीं, एस्ट्रोजन तो है नहीं, है ना। तो साइटोकाइनिन कौन सा है पादप? साइटोकाइनिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर क्या है? 75। देखो क्या कहता है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों को नियंत्रण करता है। एक शायद रिपीट क्वेश्चन है, रसायनों द्वारा, तंत्रिका द्वारा, तंत्रिका और रसायन दोनों द्वारा। इसको भी हम करा चुके हैं। ठीक है, ये भी कर लेना। 76, क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, न्यूरॉन की ताराकट, स्टार शेप्ड जो होता है न्यूरॉन, अभी हम तो ऐसे बताए थे ना आपको, ये स्टार शेप्ड का होता है, ऐसे 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 करके ये न्यूरॉन होता है। स्टार शेप्ड रचना क्या कहलाती है? ये जो स्टार शेप्ड रचना है ये क्या कहलाती है? क्या साइटोन कहलाती है? क्या न्यूरॉन कहलाती है? न्यूरॉन तो है ही, है ना। क्या एक्सोन कहलाती है? एक्सोन तो अलग पार्ट्स को कहते हैं। डेंड्राइट, ये जो डेंड्राइट है ये भी अलग पार्ट्स को कहते हैं। बीच के पार्ट्स को भी आपने जान ही लिया, इसको भी अलग सिनेप्स कहते हैं। लेकिन जो आपका ये जो स्टार टाइप का बना है, ऐसे करके जो बना है, इसको बोलते हैं साइटोन। इसको क्या बोलते हैं? साइटोन। इसको क्या बोलते हैं? साइटोन। और यही पूछ रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 में चलेंगे अब। ठीक है, साइटोन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? क्या एक्सोन कहते हैं, क्या डेंड्राइट कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो देखो ये जो न्यूरॉन होता है आपको बना के दिखाए थे, ये न्यूरॉन है ना, ये साइटोन है। ये जो लंबे तंतु है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एक्सोन। इसको क्या कहेंगे? एक्सोन। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 77 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 78 का देखो, 78 का, न्यूरॉन में छोटे शाखित प्रवर्धन होते हैं। जैसे अभी न्यूरॉन ऐसे ऐसे हम बताए थे, ऐसे ऐसे बताए, थोड़ा थोड़ा निकला हुआ और ऐसे करके बताए थे आपने। ये जाना है ना साइटोन, ये अब जाना एक्सोन। और यहाँ पर जो ये है यही सब है डेंड्राइट्स। ये भी क्या है? यही है डेंड्राइट। ये क्या है? डेंड्राइट। तो बी हो जाएगा आंसर इसका। छोटा तंतु है ना, ये छोटे शाखित, शाखा टाइप का है ना, ये ब्रांच टाइप का, तो इसे बोलते हैं डेंड्राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेंड्राइट। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 79।
कहता है कि ये संवेदी अंगों से संवेदना ग्रहण करती है, यानी न्यूरॉन में कौन सा ऐसा अंग है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो संवेदी अंग से, यानी संवेदी अंग जो है, जो संवेदी अंग है उससे संवेदनशील चीज को इकट्ठा करके ब्रेन में डालता है, न्यूरॉन डालता है। तो कौन है, क्या डेंड्राइट्स है, एक्सोन है, साइटोन है, कौन सा है? तो ये डेंड्राइट। ये जो आप देखे थे ऐसे करके जो हम निकाले थे, ये जो शाखित है, ये शाखा टाइप का निकला हुआ छोटा छोटा, यही क्या करता है, यही संवेदनशील क्या कहता है, जहां से क्या कहता है, ये आता है संवेदना को इकट्ठा करता है। तो ये होगा, ये क्या है, दुर्मिका या फिर डेंड्राइट। ठीक है, 79 80। ठीक है, विद्युत आवेगों को साइटोन से दूर ले जाना इनका काम है, यानी विद्युत आवेगों को साइटोन से दूर ले जाना किनका आग है, किनका है, कौन करता है बताओ? 80 का 80 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन करता है? डेंड्राइट करता है। डेंड्राइट तो देखिए आप क्या करता है, वो संवेदनशील चीजों से क्या कहता है, ग्रहण करता है। एक्सोन करता है, सिनेप्स बद्ध का भाग है, एक्सोन करता है। ये जो एक्सोन था निकला हुआ, यही क्या करता है, आवेग विद्युत आवेगों से दूर करता है ना। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो 81, बहुत जल्दी हम लोग 100 के पास चलेंगे, और थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा और आप सब्र करो, बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, है ना। 81 क्वेश्चन देखो, क्या एक्सोन में कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है? एक्सोन से कौन सा रासायनिक केमिकल क्या कहता है पदार्थ जो है निकलता है? क्या एसिटाइल कोलिन है, या थायरोक्सिन है, या वृद्धि हार्मोन है? इनमें से वृद्धि हार्मोन तो होगा नहीं, थायरोक्सिन तो होगा नहीं, तो ये है। ठीक है, एसिटाइलोक्टिन है ना, यही निकलता है, एसिटाइलोकोलिन यही निकलता है, ए है ना 81 में। उसके बाद है आपका 82 क्वेश्चन देखिए, क्या है कि ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का, जैसे आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, अनैच्छिक मतलब आपका इच्छा हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, जैसे आंख का बंद होना, ये क्या है, ये हमेशा क्या कहता है कुछ देर में होता रहेगा। हार्ट बीट का चलना, ये आपके इच्छा के अनुसार नहीं रुकेगा कि हम हार्ट बीट को थोड़ा देर रोक देते हैं, आराम करने देते हैं, फिर आप आराम करते रहने लगोगे पूरा जिंदगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना होगा कि आपको अनैच्छिक क्रियाओं को कौन रोकता है? तो देखो मेडुला ऑब्लंगाटा है, सेरेबेलम है, कैरेनियम है, तो आपका क्या होगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है ये क्या अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी आंख का, हृदय का, ये सब चीज को, ब्लड प्रेशर का, ये सब अनैच्छिक है, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, 83 शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये अब इससे पहले भी हम पढ़े, सेरेबेलम होगा, कहाँ है सेरेबेलम, ये सेरेबेलम। ठीक है, 83 का ये। 84 देखो, वे पथ, हाँ 1 मिनट 84 कहता है वह पथ जिसमें न्यूरॉन के आवेग का वहन होता है, वो क्या होता है, आवेग ग्रहण, संवेदना मार्ग, प्रतिवर्ती चाप, या इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा 84 का। 84 का क्या होगा, जिससे न्यूरॉन से आवेग का क्या होता है, वहन होता है, मतलब जाता है। क्या आवेग ग्रहण होगा, संवेदना मार्ग होगा, प्रतिवर्ती चाप होगा, तो क्या होगा, प्रतिवर्ती चाप। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 85 कहता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, एंजाइम, जल, एसिटाइलोकोलिन या हार्मोन। अंतःस्रावी से क्या निकलता है, आपको पता ही होगा। अंतःस्रावी से अभी हम बताए थे कि अंतःस्रावी से हमेशा हार्मोन का स्रावित होता है। तो हार्मोन कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 86 उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग को क्या कहते हैं? तो अभिवाही अंग, ग्राही अंग, लक्ष्य अंग। उद्दीपन मतलब जैसे आपको कुछ काटा तो आपको ये अंग किसके थ्रू आपको क्या कहता है ब्रेन में दिया, तो ये ग्राही अंग होगा। लेकिन जब प्रतिवर्ती करेंगे तो आप हाथ को यहाँ से यहाँ लेके आए तो ये अभिवाही अंग होगा। तो अभिवाही अंग, प्रतिवर्ती नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है आपको सिर्फ ग्रहण करना, यानी आपको कुछ काटा, ग्रहण किया कि कैसे कुछ काट रहा है, ये ग्रहण करने के लिए ग्राही अंग होगा। क्या होगा आंसर, बी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 87 कहता है कि गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है, कौन सा हार्मोन दिया जाता है,
क्या वेसोप्रेसिन, क्या ऑक्सीटोसिन, क्या प्रोलेक्टिन, क्या थायरोक्सिन। थायरोक्सिन तो होगा नहीं, प्रोलेक्टिन तो ये बात की बात है, ये स्तन को बढ़ाता है, ये दूध को क्या कहता है निकालता है उस वक्त, क्या कहता है ना, हाँ माँ के घर। इससे ऑक्सीटोसिन, ये जो ऐसा हार्मोन है जो आखिरी समय में जब महिला क्या कहता है प्रसव के टाइम में आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 88 देखो, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, यानी किसी चीज को, कोई चीज होता है उसको स्टोर कौन करता है? हर सारी सूचनाओं को और स्मरण की क्षमता को बताए थे हम, जो याद करने की क्षमता, ये सब को कौन बढ़ाता है? सेरेब्रम बढ़ाता है। और ये बड़ा पार्ट से ब्रेन का, तो क्या हो जाएगा? सेरेब्रम हो जाएगा, है ना। तो ए हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चतुराई। 88, 89 कहता है एडिशन बीमारी हो जाती है एड्रेनलिन कॉर्टेक्स के कम शराब से, ज्यादा शराब से, नहीं शराब से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हुआ? कम शराब से। जब कम शराब होगा, एड्रेनलिन से कम शराब होगा, तो क्या हो जाएगा? एडिशन नाम का एक बीमारी हो जाएगी, है ना। 89, 90 बस 10 क्वेश्चन बचा है अब, बस बहुत जल्दी आपके जो है लक्ष्य की ओर हम बढ़ेंगे। जो कसिंग है सिंड्रोम है तथा कास सिंड्रोम का मुख्य कारण है, ये क्या है? हाइपो एडिनोकार्डिसिस या हाइपर एडिनोकार्डिसिज्म या हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। क्या होगा? तो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हाइपर एंड्रिनोकार्डिज्म। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बी। ये आपका ये डीप थोड़ा सा, ये कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा ज्यादा क्या कहता है लेवल का भी है ना, तो वो आपको खाली देख लेना है, समझ गए। हाँ 91 क्वेश्चन क्या है? अग्न्याशय के कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? अग्न्याशय के कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी? आपको बताया था कि दोनों तरह से ये स्राव करता है, तो 1%, 2%, 3%, 4%, कितना परसेंट? तो मात्र 1% जो है भाग अंतःस्रावी होता है ना। तो क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। 92 कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए उपयुक्त है। ये तो सबका होगा। ये क्या हो जाएगा? सब कुछ के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है भाई। 93 में क्या है? नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? अभी हम बताए थे ना, हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि हार्मोन जो है, हार्मोन में क्या है कि उसमें कोई नली नहीं होती है पास होने के लिए, है कि नहीं, क्योंकि वो ब्लड में सीधे मिल जाता है। उसके कुछ कारण हमने 4-5 पॉइंट बताए थे। तो उसमें कौन होगा? हार्मोन होगा, क्योंकि इसमें नलिका विहीन है। तो क्या हो जाएगा? बी। हार्मोन है जो नलिका विहीन है ना। 94 कहता है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किससे? विरसन से, वृक्क से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि। थायराइड से तो निकलेगा नहीं, वृक्क से तो होगा नहीं, अंडाशय से तो विरसन से होगा। मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, अभी हम फीमेल और मेल में बताए भी थे, तो विरसन से निकलेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 95 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? क्या इंसुलिन है, क्या थायरोक्सिन है, क्या एस्ट्रोजन है, क्या साइटोकाइनिन है? देखो इंसुलिन तो होगा नहीं, थायरोक्सिन तो होगा नहीं, एस्ट्रोजन तो होगा नहीं, साइटोकाइनिन होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये पादप हार्मोन है ना। 96 क्वेश्चन नंबर 96 देखो, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? क्या होगा? 6 होगा। ग्लूकोज के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु? तो 6 होता है। 6 CO2 होता है ना, 6 O2 निकलता है कि नहीं? तो ये सब 6 होता है, इसलिए 6 परमाणु होगा, है ना। नेक्स्ट 97 क्या कहता है? 97 कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? सूंघता है तो हम बताने कोई भी चीज का सूचना को कौन करता है? सेरेब्रम इकट्ठा करता है, और ये ब्रेन का दूसरा पार्ट है। तो सूंघता है तो ये भी एक सूचना है, ये भी इकट्ठा कौन करेगा? नियंत्रित कौन करेगा? तो सेरेब्रम करेगा। ए हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। 98 मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करता है ना? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों, सेरेबलम। अच्छा,
मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? अनैच्छिक का तो आपने देखा मेडुला ऑब्लिंगाटा के द्वारा, और ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण कि हमको कुछ करना है कुछ नहीं करना है, इसके लिए सेरेब्रम होता है। कौन होता है? इसके लिए भी सेरेब्रम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐच्छिक, अनैच्छिक के लिए मेडुला ऑब्लिंगाटा। 99, ठीक है। 99 क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये तो आपको पता ही होगा। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है, अग्न्याशय है, अंडाशय है, एड्रेनल है। क्या है? लीवर है। लीवर को सबसे लार्ज ग्लैंड बोला जाता है कि नहीं? हाँ, क्योंकि ये लीवर बहुत सारे क्या कहते हैं एंजाइम्स को, बहुत सारे चीज को निकालता है, इसलिए लीवर को क्या बोलते हैं? बड़ा ग्लैंड बोलते हैं। और 100 में हम आ गए हैं। किस में आ गए भाई? 100 में आ गए, है ना। अब 100 क्वेश्चन में हम चले गए। 100वां क्वेश्चन आपका है, शतक आपका हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? प्रतिवर्ती क्रिया मतलब अभी हम इससे पहले पहला क्वेश्चन भी था, रिएक्ट करना, प्रतिवर्ती करना, कोई चीज एक्शन के साथ दूसरा कोई रिएक्शन करना। मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, आपको लास्ट में इजी क्वेश्चन दिया गया ताकि आप इसका आनंद लें। और है ना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, जैसे आप लोगों के सामने रिजल्ट आपका बहुत अच्छा होगा तो फिर घर वाले मिठाई रखेंगे और आपको उस वक्त खाने खिलाएंगे और फिर वो भी खाएंगे तो आपके मुंह में पानी आएगा। मिठाई देखकर मुंह में पानी आना। छींक का आना, है ना। छींक भी क्या है? जब बॉडी के अंदर में कुछ प्रतिक्रिया, कुछ एक्शन होता है, कुछ गलत टाइप का कुछ हो जाता है तो वो छींक आने लगता है ना। आंखों का झपकना, आपको नींद लगेगा तो आंख झपकेगा, प्रतिवर्ती क्रिया है। इनमें से सभी, तो आंसर क्या होगा भाई? इनमें से सभी। ये सब के सब प्रतिवर्ती है, यानी सब के सब रिएक्ट कर रहा है ना। तो इसी 100 क्वेश्चंस के साथ आज इस चैप्टर को हम एमसीक्यू के ऑब्जेक्टिव्स, जो आपका ऑब्जेक्टिव था पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका कुछ एनसीईआरटी से एमसीक्यू था, इन सभी एमसीक्यू को हम 100 तक पहुंचा दिया, यानी दूसरा चैप्टर का 100 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का खत्म हो गया और आज के आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगाकर, खुश रहिए और हम आज की टॉपिक को यही खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।